आज जो आपको दिखाने जा रहे हैं ना, ये थोड़ा सा लंबा चलेगा, क्योंकि थोड़ा सा भी स्किप किया तो जो राजनीति है अंदर की वो भी आपके हाथों से स्किप हो जाएगी। और स्टिंग के बाद जो इंटरव्यू चलेगा बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। 9 टिकटें जो हैं उन बागियों को ही मिलेंगी जो बीजेपी ने बागियों की वजह से अपने लोग एक तरह से दागी साबित करके रख दिए थे। धर्मशाला के अलावा जितने भी मंडलाध्यक्ष बने वो सारे 2 हिस्सों में बने हैं। अगर चैतन्य की नहीं चली तो राजेश ठाकुर का होगा, अगर राजेश ठाकुर की नहीं चली तो चैतन्य होगा। जहाँ बैठे हैं धर्मशाला कॉन्स्टिट्यूंसी में, यहाँ पे तो क्या लगा आपको? मंडलाध्यक्ष नरी है, सही है ना, सर्वत्र नजर आ दे। चाहे पंडित जी उसके पीछे कुछ भी करा, इसे कूटनीति बोल दे। इस 2 कूटनीतिज्ञ कौन थे? इन्हों दे पासे थे, नौवां दे पासे थे। मेन सूत्रधार था हर्ष महाजन थे, जिना कित्ता, ठीक है। कि अमित शाह जी से मिले और क्या लिखा था? ये तस्वीर कुछ कहती है। कुछ कहती नहीं है सर, तस्वीर चीखी बोला जी ने पूरी बीजेपी दी चीखा हटी है। जितू थे कन्ने आशीष शर्मा, मौजूदा बीजेपी की लीडरशिप है, अगर वो इतनी काबिल होती तो उनकी फोटोग्राफ्स भी उसी माहौल में आती। वो ऑफिस की फोटो नहीं थी भाई साहब, वो किसी घर की फोटो थी। सुधीर शर्मा जी ने अपने पोस्ट पे भी पोस्ट डाली हुई थी, ठीक है। पंडी मथा टेकता था तो सुधीर शर्मा जी मथा टेकता। आशीष शर्मा को सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो पाला पलटेंगे। आशीष शर्मा को बचाने के लिए जो हाथ है वो सुधीर शर्मा ने अपना रखा। आशीष शर्मा को मरवाने के लिए की, बचाने के लिए की, अंडर द शेडो ऑफ मैंने राजनीति को रिफ्लेक्ट किया। उसको तो हम क्या एक्सपेक्ट कर दे? तो हम जयराम जी ऑन मीरपुर ता आशीष शर्मा और फ्रंट फुट पर है ना, जे बिंदल जी ऑन ता से बेचारे उस फुट पर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही एक क्या हुंदी सारो मतलब बटालियन दे थल्ले वाली से एक पूरी फोर्स ही ना शिमले बिठा दी थी। 2022 का इलेक्शन आप तब हारे जब जगत प्रकाश नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बीजेपी। ये जो है भाजपा चुनाव जीती, बड़ा सच बोल रहे हैं। लेकिन सुधीर शर्मा इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं कि जेपी नड्डा भी अब उनकी शेडो में आ चुके हैं। बीजेपी की लोकल लीडरशिप फेल हुई, तभी उन्होंने कांग्रेस की लीडरशिप को आगे लाया ना। मान के चलूं कि सुधीर शर्मा भी हो सकते हैं अगले मुख्यमंत्री, तो मान के चलूं कि अब अनुराग ठाकुर को भी चैलेंज है, सबको चैलेंज है। अनुराग ठाकुर की सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि अनुराग ठाकुर ये चिंदी चोरी वाली राजनीति नहीं करते। बॉडी पुरानी रहने दो, इंजन ही नहीं डाल दो बीच में। क्या जयराम ठाकुर और राजीव बिंदल के अंदर ये कैलिबर है कि वो हिमाचल प्रदेश में भाजपा को जिता सके? इसका इम्पैक्ट मेरे को तो नजर आ रहा है कि बीजेपी का कैडर बड़ी बुरी तरह से दुखी है इस घटना के साथ। हो चुके वो फौजी बनाते हैं उनको कि फौजी सोच ही ना सके कुछ और। फौजियों से मेरे को याद आया, बीजेपी के साथ मेरा एक सवाल रहेगा, जो आपके लिए सियासत की लड़ाई लड़ता है और जो फौजी हैं जो हमारे देश के लिए लड़ते हैं, उनको आप 4 साल का कार्यकाल देते हैं। अग्निवीर आप लोग आके लेके आ जाते हैं, लेकिन सियासत के वीर आपको उस उम्र तक चाहिए जब तक कि उनकी जान ना निकल जाए। अब आते हैं जी कांग्रेस की तरफ। जी दिलाना क्या बेचारे मुझे गरीबन। मुंबई इंडियन की टीम से वो ठहरी हुई थी हयात में, जो किंग्स की टीम थी वो ठहरी हुई थी रेडिसन में, ठीक है। सभी अरबानिया संगठन की तो बात क्या करनी, वो शरेआम नजर आ रहा है कि वो संगठन कहीं पे है ही नहीं। सिर्फ सरकार है और सरकार में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है, सरकार में बकाया कोई मंत्री भी नजर नहीं आ रहा है। तो सत्ता सुख है, ये इन कांग्रेसियों को क्यों चाहिए, इन बीजेपी वालों को क्यों चाहिए? जनहित से जुड़े मुद्दों पे ये लोग बात क्यों नहीं करते? जब तक जनता नहीं जागेगी, सोए रहो, तब तक कुछ नहीं होना। आपने कहा था कि मेरे पास एक ऐसा मुद्दा है जो कि डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के साथ जुड़ा हुआ है। वो मुद्दा जो है वो भाई साहब सही समय पे निकले तो अच्छा है, ना निकले तो बहुत ही अच्छा है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। सियासत हमेशा हलचल रखती है और उस हलचल की वजह से कुछ वेव्स ऐसी खड़ी हो जाती हैं जो कि सुनामी से कम नहीं आंकी जा सकती। लेकिन सियासत चलती ऐसी चाल है कि पता नहीं लगता कि ये जो वेव है, ये शांत लहर जिस तरह से वैसी है या फिर ये सुनामी है। और आज इसी तरह की सुनामियों जो सियासत में आती हैं उनका जिक्र करेंगे और फिक्र करेंगे बीजेपी और कांग्रेस के लोग, क्योंकि ये जो जिन सुनामीज की मैं बात कर रहा हूँ ये बीजेपी के समंदर में भी है, ये कांग्रेस के अब आप कहेंगे कि तालाब है। तो जिस मर्जी में सोचिएगा
उसमें आप सोच सकते हैं। खैर, मेरे साथ है आज अरविंद कंवर हमेशा की तरह, और अरविंद कंवर इसलिए एक्सपर्ट माने जाते हैं कि सीधी बात कहते हैं और अंदरूनी बातें जो होती हैं उन्हें बाहर लेकर आते हैं। तो आज इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे। पिछले इंटरव्यू में इन्होंने एक बात मेरे साथ डिस्कस करी थी कि जो 9 बागी गए थे बीजेपी में, उनके लिए अभी एक और जीवनदान बाकी है, यानी एक बार फिर 2027 के जो चुनाव होंगे उनमें वो जो टिकट है, वो जो बीजेपी के छिटकाए हुए लोग हैं, जो बीजेपी के कद्दावर नेता रह चुके हैं, उनको वो जो टिकट है वो दोबारा नहीं मिलेगी। सीधा मुद्दे पे आ रहा हूँ। एक काली ने कजलाइयो, मैं आंखें मिला के बात करो ठाकुर साहब। लो जी, बस आंखें मिला, हो गए शुरू जी? हाँ जी, हो जाओ। लो जी, जी जनाब। तो मैं ये पूछ रहा था ठाकुर साहब कि 9 आपने जिक्र किया था कि 9 टिकटें जो हैं वो उन बागियों को ही मिलेंगी जो बीजेपी ने बागियों की वजह से अपने लोग एक तरह से दागी साबित करके रख दिए थे, उन लोगों को वो टिकट्स एक बार फिर नहीं मिलेंगी। जी, जो मैंने बोला था पिछली बार वो अभी भी वही कायम है। मैंने बताया था आपको पिछली बार, इस बार इलेबोरेट करते हैं कि जब 2024 में राज्यसभा का इलेक्शन हुआ था और उलटफेर हुआ था, 9 लोग जो है वो कांग्रेस या इंडिपेंडेंट थे, बीजेपी में आए थे, तो उनकी जब उसके बाद ज्वाइनिंग हुई तो अमित शाह के साथ बाकायदा मीटिंग हुई। उस मीटिंग में ये बोला गया कि आपको हम 2 बार टिकट देंगे, इस बार उपचुनाव में और फिर 2027 के मेन चुनावों में। अच्छा, 2 चुनाव आप लड़ेंगे, अगर दोनों में आप जीत गए विधायक रहे तो कंटिन्यू रहेंगे, अगर आप दोनों चुनाव हार गए तो 27 के बाद फिर अगला चुनाव जब भी आएगा उस पे मंथन होगा कि आप टिकट के दावेदार हैं, पात्र हैं या नहीं हैं। ये क्लियर है। अब उसके बाद भाजपा के मंडल बने, आप उसको देखना उदय, भाजपा के मंडल बने। भाजपा के मंडलों में पर्टिकुलर उन 9 मंडलों को चेक करना जहां पे ये सारे उलटफेर हुए, चाहे आप गगरेट ले लो, चाहे आप कुटलार ले लो, जो भी है। धर्मशाला के अलावा जितने भी मंडलाध्यक्ष बने वो सारे 2 हिस्सों में बने हैं। इस तरीके से बनाए गए हैं ताकि अगर कोई भी बागी हुआ तो एक बागी को बचाने के लिए दूसरा मंडलाध्यक्ष वो काम करे। जैसे मैं गगरेट की बात करता हूँ, गगरेट में एक गगरेट मंडलाध्यक्ष है, एक दौलतपुर में मंडलाध्यक्ष है। तो जो इसलिए है कि अगर दोनों में से एक जगह भी अगर चैतन्य की नहीं चली तो राजेश ठाकुर का होगा, अगर राजेश ठाकुर की नहीं चली तो चैतन्य होगा। लेकिन ये बड़ा कंफर्म है कि इन 9 लोगों को जो टिकट है वो 2027 में भाजपा देगी। जहाँ बैठे हैं धर्मशाला कॉन्स्टिट्यूंसी में, यहाँ पे तो क्या लगा आपको इसी तरीके से देखा जाए? देखो, यहाँ पे अगर हाँ देसी भाषा गल है तो पंडित जी कूटनीति कने राजनीति दोनों कट्ठियां चलाते मैं तो मत्था टेकदा जी ठीक है ना। तो पंडित जी ने क्या किया कि पंडित जी ने बिल्कुल भी बीजेपी को छेड़िया ही नहीं। ठीक है, जो पुरानी छोड़ी ने रखी थी कि जेडी सुना ना, जेडी सुना था से एक मिनट, जेडी पुरानी बीजेपी चली हुई उससे ना छेड़िया नहीं। ठीक है, जेडे अपने पुराने कांग्रेसी थे सब बीजेपी चले आए। ठीक है, पर सर्वसम्मति ये बनाई के रखी जी नहरी है जी, अगर थी है ना मंडल नहरी है सही है ना, सर्वत्र नजर आ दे, चाहे पंडित जी उसके पीछे कुछ भी करा, इसे कूटनीति बोल दे। नहरी है कूटनीति में कुट्टी कुट्टी फूकट दिया, दैट्स कॉल्ड कूटनीति। इसे बोल दे ना, काम तो देखो मैं ही करना है पर आजे तुहान मतलब ताड़े है कि वे डम्मी पोस्ट ही बनी ने रही है। चलो उन दोनों के बीच अंदर क्या सर्वसम्मति है तो उन्हें पता होना है। अच्छा, तो हम बोले ना कि 2 चुनावों का फैसला हुआ था कि एक तो उपचुनाव में टिकट देंगे अब, और दूसरा जो है वो 2027 में जो 2027 जो है इस 2 कूटनीतिज्ञ कौन थे, इन्हां दे पासे ते 9 दे पासे ते कई 2 ही बंदे फैसला कराया होना ना, ये क्योंकि 2 बार हुआ था। देखा मुझे लगा इस मेन सूत्रधार था हर्ष महाजन थे जिना किता। ठीक है, कहने हर्ष महाजन हो रहा, कहने पंडित जी हो रहा थे, सुधीर शर्मा हो रहा, पुराने दोनों साथी हैं वीरभद्र सिंह की टीम के है ना, इन्हें नेगोशिएशन करना भी बढ़िया आंदी। ਜਿਹੜਾ 2.5 ਆਇਆ ਸਾ ਕੋਣ ਆਇਆ ਸਵਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਗਨ 100 ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਨਾ 100 ਰੁਪਈਆ ਸਵਾ ਗਈਆਂ मतलब ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ 25% ਹੋਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਮੀਰਪੁਰੇ ਤੇ ਜੁੜੇ सा देखा तुम्हारा एक वीडियो दिखदे हो, एक वीडियो आंदा ना कि सा एक बंदा ना सीमेंट बोरी कंधे पर लेके चले हुंदा, चढ़ा हुंदा ना, फिर पीछे मेरे वर्गा जाके इं हथ लांदा ना, कहने उस साहब महसूस करांदा कि सीमेंट बोरी मैं चढ़वाई ऊपर। हां, तो सर सवाल कोई भी हो सकदा जेड़ा क्रेडिट लेना चाहे नहीं तो ਹੁਣ ਜਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਭਰਾ ਲਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲ
सवाल उठने की वजह इतनी करे कि भाई ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ फोटो ਤੁਹਾਡੇ टस्तूंगड़े पाइंदे ना बीच फेसबुक का पर कि अमित शाह जी से मिले और क्या लिखा था ये तस्वीर कुछ कहती है। हाँ कुछ कहती नहीं है सर, तस्वीर चीखी चीखी बोला दी कने पूरी बीजेपी दी चीखा हटी तो जितू थे कन्ने आशीष शर्मा है ना। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੜਕਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਤੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਉਹਦੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਖੱਜਲ ਹੋਈ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੈਰਾਮ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ, ਆਹ ਬਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ, ਆਹ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਛੱਡਾ ਪੁਰਾਣੇ मंत्रियों की फोटो नहीं दिखी कभी। अमित शाह के साथ हमने कभी फोटो नहीं देखी। थोड़ा सा हिंदी में आ जाते हैं बिकॉज ये इसका जो अमित शाह जी के पास भी पहुंचना चाहिए। हाँ अमित शाह के पास नहीं पहुंचना चाहिए कि अगर हमारे जो मौजूदा बीजेपी की लीडरशिप है अगर वो इतनी काबिल होती तो उनकी फोटोग्राफ्स भी उसी माहौल में आती। वो ऑफिस की फोटो नहीं थी भाई साहब, वो किसी घर की फोटो थी, वो अमित शाह के घर की फोटो थी, है ना। तो ये लोग तो ऑफिस में जाके सीमित होकर रह जाते हैं जो बकाया लोग हैं बीजेपी के। एक मेरे को आज तक एक मौका नजर नहीं आया जिसमें ये लोग वहां पे उसी भाव के साथ और जितनी आत्मीयता खास करके इनके चेहरों पे तो झलकनी थी तो जो ये दो लोग गए थे यहाँ से। इवन अमित शाह बहुत उस फोटो में बड़े आत्मीय से लग रहे हैं कि जैसे मेरे अपने ही बच्चे मेरे पास आए हुए हैं। सवाल क्या है? सवाल ये है कि आपने बैकफायर क्यों करवाया उस फोटो का? देखो वो फोटो सार्वजनिक मंच पे आ गई, कहाँ से आई? मेरे पास अगर आई, सुनो अगर वो मेरे पास आई तो औरों के पास भी आई। सुधीर शर्मा जी ने अपने पोस्ट पे भी पोस्ट डाली हुई थी, ठीक है। पंडी मथा टेकता तो सुधीर शर्मा जी ने पोस्ट डाली। तो ऐसा नहीं है कि अरविंद कंवर एक्सक्लूसिव था, ये हो सकता है कि शुरुआत मैंने की हो, लेकिन सुधीर शर्मा जी ने अपनी पोस्ट पे फोटो डाली, पहली बात। दूसरी बात जो बात रही आत्मीयता के साथ अमित शाह के साथ मिलने की, उसका एक कारण है। उसका कारण ये है कि जब ईडी का केस हुआ या राज्यसभा के केस हुआ उसके बाद इन सबको सिक्योरिटी मिली, सुधीर शर्मा सबको सिक्योरिटी मिली, ठीक है। सुधीर शर्मा को जो सिक्योरिटी मिली या बाकी को जो सिक्योरिटी मिली वो सिक्योरिटी जो है वो अमित शाह के डिपार्टमेंट के अंडर आती है, गृह मंत्रालय के अंडर आती है। दैट मींस कि विद द कंसेंट ऑफ अमित शाह वो सिक्योरिटी आई, क्लियर है? बिल्कुल आएगी। तो मीटिंग जब हुई तो उस मीटिंग में सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन उठा उस वक्त जब अमित शाह के साथ मीटिंग हुई कि सबसे ज्यादा रडार पे हिमाचल प्रदेश सरकार के कौन विधायक या कौन नेता आएंगे इस सारे विद्रोह के बाद। तो उसमें नंबर 1 पे थे हर्ष महाजन, ठीक है। हर्ष महाजन राज्यसभा पहुंच गए तो उनका हिमाचल की राजनीति डायरेक्ट इंटरेक्शन। हर्ष महाजन जी के साथ मैंने कभी कोई वो सेंट्रल एजेंसी की या फोर्स की मैंने कोई सिक्योरिटी नहीं देखी। हर्ष महाजन की राजनीति फर्क है, मैं वो बता रहा हूँ। हर्ष महाजन की राजनीति दिल्ली चली गई, राज्यसभा दिल्ली चली गई, बाकियों की राजनीति स्टेट में थी और इमीडिएटली स्टेट में वैसे आपको लगता है क्या? एक मिनट कंप्लीट करता हूँ। बाई इलेक्शन हुए, बाई इलेक्शन में सबसे ज्यादा डाउट जो सबसे ज्यादा खतरा था वो था आइदर सुधीर शर्मा, आइदर आशीष शर्मा, आइदर दिस होशियार सिंह, ठीक है। इन सब पे था। सुधीर शर्मा उस वक्त उस पूरी टीम को लीड कर रहे थे, उसमें सबसे कमजोर कड़ी जो थी वो आशीष शर्मा थी। रीजन बीइंग आशीष शर्मा बिलोंग्स टू हमीरपुर, आशीष शर्मा इंडिपेंडेंट थे। आशीष शर्मा को सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो पाला पलटेंगे, ठीक है। आशीष शर्मा के भाई के ऊपर उसके ऊपर प्रेशर आया वो क्रशरों वाला। तो आशीष शर्मा को बचाने के लिए जो हाथ है वो सुधीर शर्मा ने अपना रखा। अच्छा, नाउ आशीष शर्मा इज अंडर द शैडो ऑफ सुधीर शर्मा डूइंग हिज पॉलिटिक्स। भाई ये बात आपने आशीष शर्मा को मरवाने के लिए की, बचाने के लिए की, अंडर द शैडो ऑफ सुधीर शर्मा? मैंने बात नहीं की। आपकी बात में मेरा सीधा सवाल है कि आपने आशीष शर्मा के सैन पाड़ी जी बोला कि दिए दई थे कि रोशन करी था कितना गया तो हाँ मैंने राजनीति को रिफ्लेक्ट किया उसको तो हम मिलते क्या एक्सपेक्ट करते तो हम एक्सपेक्ट करते कि मैं कुछ मैं नहीं जयराम जी ऑन मीरपुर ता आशीष शर्मा और फ्रंट फुट पर है ना जे बिंदल जी ऑन ता से बेचारे उस फुट पर ये तो फोटो ही हो इंचा दी कहानी तो सेंटीमीटर च कहने से क्या होंदे उसते छोटे जेड़े होंदे मिलीमीटर च ले आए ता मेरा सवाल बनदा भी तो आशीष पंडित हो रहे हो एक कुछ दे जिन्हें क्रैशराबाद से मशहूर है ना कुछ दे क्रैशरी ज्यादा उसके ढेरे पर बिठाड़ी था या थल्ले दबी थे। देखा जो सच्चाई है जो दिख रहा है वो मैं दसिया, ठीक है ना। उन्हें इश्यू एनालाइज करना जैसे पॉलिटिकल पर्सन का काम है कि जिस जो बीजेपी वाला है एनालाइज करे, कांग्रेस वाला से राजनीति उसको एनालाइज करे, आगे करना। छड्डा हुन मेरा अगला सवाल है कि हुन एक नई खबर आवा दी कि ये जेडी सेंट्रल एजेंसीज ने इना कन्ने
सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही एक क्या ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ यूनिट बोलते बटालियन तो बड़ी बड़ी होंदी क्या होंदी कि थल्ले मतलब बटालियन दे थल्ले वाली सै एक पूरी फोर्स ना शिमले बिठाई थी। अच्छा सै ईडी वाली, हां ईडी वाली। अच्छा सै देखो सै एक खबर चली थी, हाँ वो एक खबर चली थी कि एजेंसी जो है वो शिमला में डेरा डाल के बैठी हुई है। ठीक है, मैं ये मानता हूँ उदय कि जो दिल्ली है ना, खासकर ये अमित शाह मोदी वाली जो बड़ी दिल लगी करती है, ये दिल्ली जो है ना वो साइकोलॉजिकल गेम ज्यादा खेलती है। डिप्रेशन डाल दी कि उन पता नहीं क्या होना। तो वो अब अमित शाह के साथ सुधीर शर्मा की और आशीष शर्मा की फोटो, उसके मायने क्या निकलेंगे क्या नहीं निकलेंगे। बीइंग ए कॉमन मैन भाई साहब मैं ये निकाल रहा हूँ कि हिमाचल बीजेपी की जो है वो गोल हो चुकी है, उसके ऊपर उनका हाईकमांड रत्ती भर भी भरोसा करने के लिए तैयार नहीं कि इन लोगों के फेसेस को। इसका कारण है ना, हाँ 2022 का इलेक्शन आप तब हारे जब जगत प्रकाश नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बीजेपी के। आप जगत प्रकाश नड्डा को हर चौथे दिन बीजेपी के मुख्यालय में खड़ा कर देते थे कि इनके नेतृत्व में ये जो है भाजपा चुनाव जीती। ठीक है, सच बोल रहे हैं। लेकिन आपने जगत प्रकाश नड्डा को इस बात के लिए कभी नहीं कटघरे में खड़ा किया कि बीइंग ए बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट आप हिमाचल क्यों नहीं जिता पाए। ठीक है, उसको भी छोड़ो, आपकी अपनी कंस्टिट्यूंसी में 400 कुछ का मार्जिन है जंबाल का, जितने जो कोर्ट में केस चला हुआ है, सदर बिलासपुर सदर। तो अब आप मुझे बताओ, उसके बाद जो विधानसभा का ये राज्यसभा का हुआ, राज्यसभा का जो इलेक्शन था, राज्यसभा के इलेक्शन में ऑब्वियसली दिल्ली जब दिल्ली खेल रही थी, मैं तो खेलना ही कहूंगा ना, जब दिल्ली खेल रही थी तो दिल्ली एक्सपेक्ट कर रही थी कि रिजल्ट उनके मनमर्जी के आए, है ना। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली ने राज्यसभा का चुनाव जो है वो सिर्फ राज्यसभा की सीट जीतने के लिए लड़ा। तो मैं ये मान के चलूं कि जो जेपी नड्डा नहीं कर पाए 2022 में, और जो अगला प्रयास हुआ वो हुआ सुधीर शर्मा के नाम पे, और सुधीर शर्मा इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं कि जेपी नड्डा भी अब उनकी शेडो में आ चुके हैं। देखो जेपी नड्डा का हिमाचल के संदर्भ में मैं बताऊं, मैं उसी में आ रहा। जेपी नड्डा का एक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकाल खत्म हो गया, सो ही इज नाउ एमपी एंड मिनिस्टर। ठीक है, तो वो प्रोटोकॉल जो है वो खत्म हो गया राष्ट्रीय अध्यक्ष वाला। ठीक है, बीजेपी अब उन चीजों के ऊपर, अब आप असम में चले जाओ, आप बंगाल में चले जाओ, बीजेपी की लोकल लीडरशिप फेल हुई, तभी उन्होंने कांग्रेस की लीडरशिप को आगे लाया ना। चाहे वो हिम्मता बिश्वा थे वो कांग्रेस से आए, चाहे शुभेंद्र अधिकारी थे वो टीएमसी से आए, उससे पहले वो कांग्रेस में। तो मैं मान के चलूं कि सुधीर शर्मा भी हो सकते हैं अगले मुख्यमंत्री। लीडरशिप दिल्ली का मतलब है बिजनेस से, दे मीन बिजनेस, उनको मतलब है जीतना। जीतने के लिए उनको अगर लगता है कि सुधीर शर्मा जिता सकते हैं तो वो सुधीर शर्मा को आगे लाएंगे, अगर उनको लगता है कि उदयवीर पठानिया जिता सकते हैं तो उदयवीर पठानिया आगे आएगा। मजाक मैं सीरियसली चले बढ़ गई तो मजाक के भाई एनी हाउ कि इस पर तो आई है कि वो भी आई सकते मैचे दिखना बैठे हो तो वहां थल्ले नीचे मैच देख रहे हैं आप, वीवीआईपी दर्शक दीर्घा और आल क्या होता है वो एक्सेस आपके हर तरफ है कि जहाँ पे भी कंवर साहब जाएंगे वो, मैं तो पटा ही बोलता मेरे गले जो है, बट वो एक लटकाया होता है कि इनकी हर जगह एक्सेस है ना। तो मान के चलूं कि अब अनुराग ठाकुर भी एक तो अनुराग शर्मा का अनुराग ठाकुर है, एक नवा पंगा हुई है। अनुराग ठाकुर को भी चैलेंज है, सबको चैलेंज है। देखो अनुराग ठाकुर मैंने पहले भी डिस्कस किया, लेकिन अनुराग ठाकुर का जो ओरा है ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। अनुराग ठाकुर की सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि अनुराग ठाकुर ये चिंदी चोरी वाली राजनीति नहीं करते। ठीक है कि इश्यू पसंद नहीं आता, इधर पकड़ी लो इश्यू, उसने वो बंदा अपराइट है, मतलब उसने अपने एक ऑरा बनाया हुआ है। ठीक है, अनुराग ठाकुर इस कोशिश, सुनो अनुराग ठाकुर इस कोशिश में भी नहीं रहते कि मेरे को 35 विधायक चाहिए, मेरे को 40 विधायक चाहिए। अनुराग ठाकुर बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप की लाइन के पीछे चलते हैं। अगर बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ये बोलेगी अनुराग ठाकुर जाओ आप अगले मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हैं हिमाचल बीजेपी में, तो अनुराग ठाकुर या प्रत्याशी होगी, नोबडी कैन स्टॉप हिम, तो बीजेपी सारी उसके पीछे चलेगी। अगर अनुराग ठाकुर को बीजेपी हाईकमान बोलेगी कि आप बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं तो वो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, ही विल गो विद दैट लाइन। अनुराग ठाकुर को दिल्ली के चुनावों में, विधानसभा के चुनावों में 32वें नंबर का स्टार प्रचारक बनाया हुआ था। कितने? 32वें नंबर का। लेकिन सारा चुनाव अनुराग ठाकुर ने लड़ा, दिल्ली का विधानसभा का चुनाव सारा अनुराग ठाकुर ने लड़ा। ही वाज द स्टार कैंपेनर। एक दिन में 15-15, 20-20 रैलियां उस बंदे ने की, 25वें नंबर का स्टार प्रचारक था। मेरे से ना पहाड़ी में कुछ निकल जाना ना, इसलिए 32-32 द्वारा बार बार मत बोलो आप। अगर मैं तो ये कहूंगा ना कि फिर अगर इतना ज्यादा बदलाव आपकी बातों से नजर आ रहा है कि सुधीर शर्मा का जिक्र करें या कुछ और भी जिक्र करें,
तो ये तो ओवरहॉलिंग ही नहीं हो जानी कि नया इंजन डाल देंगे, बॉडी पुरानी रहने दो, इंजन ही नया डाल दो बीच में। टोटल लॉस तो गाड़ी हो ही चुकी है, अगर उसकी चेसी ठीक है तो उस चेसी पे नया इंजन रख दो। देखो उदय जी, जो ना राजनीतिक के मेहनत करते हैं ना, वो रिजल्ट ढूंढते हैं। मोदी और अमित शाह मेहनत करते हैं, आपने देखा। वो आप यू कैन क्रिटिसाइज देम, आप उनकी पॉलिसीज को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन वो चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए मेहनत करते हैं। मेरे पीछे मत एजेंसियां बुआ दो, हाँ गलाई नहीं। आपका मतलब मैं और आप नहीं, आपका मतलब एनीबडी कैन, एनीबडी। आप उनकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन वो चुनाव लड़ते हैं जीतने के लिए, ठीक है ना। इसलिए मैंने बार बार बोला कि अगर उनको ये लगता है कि देखो 17-22 में जब बीजेपी की यहाँ सरकार थी, डबल इंजन की सरकार बोलते थे, पूरे देश के अंदर डबल इंजन की सरकारें रिपीट हुई। हरियाणा जैसे में तो तीसरी बार आ गई, जहां पे आपके पास कैडर ही नहीं था। उसमें वो लोग यहाँ के रिजल्ट से खुश नहीं है, चाहे वो उपचुनाव हुए, ठीक है ना। बीजेपी की एम्बैरेसमेंट ही हुई ना, मतलब आप राज्यसभा, मैंने फिर बोला कि राज्यसभा सीट जीतने के लिए नहीं आप गए थे। जो 9 लोग वहां बागी किए थे वो राज्यसभा सीट के लिए नहीं था, वो इसलिए था कि यहाँ पे कुछ रिजल्ट उनकी मर्जी से आए, जो नहीं आए। तो अब वो उस लीडरशिप के ऊपर बैक कर ही नहीं रहे हैं जो लीडरशिप हिमाचल प्रदेश में। उनको मालूम है, उनको सब क्या बोलते हैं ना, पारी सारे पोथड़े पता उन्होंने कि कुछ पोथीज क्या मतलब। तो हाँ, आपने ले दे करके जयराम ठाकुर जी, बिंदल जी, जितने भी हैं, चलो मेरी बात छोड़ो, चलो छोड़ो, नहीं आप बताओ, आप पत्रकारिता कर रहे हो ना कई सालों से, बड़ी करीबी से आपने हिमाचल की राजनीति को देखा है, ठीक है। आप मुझे बताओ, क्या जयराम ठाकुर और राजीव बिंदल के अंदर ये कैलिबर है कि वो हिमाचल प्रदेश में भाजपा को जिता सके? छोड़ दो, all are my best friends। बस कर लो जड़ा कर। मेरे ते बुलवाई लोगों ने अपनी बारे, बस कहने मेरे नंबर सारे तो ब्लॉक कराई दो। नहीं, देखो जी, बड़ी सीधी सी बात है कि ये पैकेज थोड़ा सा लंबा जाएगा, क्योंकि सियासत की कोई भी कहानी शॉर्टकट में नहीं चलती है। तो एक चीज तो, अब बीजेपी से जुड़ा हुआ मेरा एक लास्ट सवाल है, उसके बाद कांग्रेस की तरफ चलना है। ये जो 9 सियासत के घपले ही कहूंगा मैं, क्योंकि घपलेबाजी हुई थी, विश्वासघात, कोई इसे विश्वासघात की संज्ञा देता है, कोई इसे ये कहता है कि जी हमारी तो सुनवाई ही नहीं हुई। तो कंवर साहब, मेरा ये रहेगा कि इसका इम्पैक्ट मेरे को तो नजर आ रहा है कि बीजेपी का कैडर बड़ी बुरी तरह से दुखी है इस घटना के साथ। आपका क्या मानना है? भाई साहब, बीजेपी का जो कैडर है ना, वो मैंने बोला ना कि जब वो लीडरशिप दिल्ली डिसाइड करेगी ना कि इस लाइन के पीछे चलना है, तो बीजेपी का कैडर उस लाइन के पीछे चलेगा। बागी दोनों पार्टियों में होते हैं, बागियों की मैं अभी भी गारंटी नहीं देता कि बागी नहीं होंगे, लेकिन जो कैडर है ना वो लाइन के पीछे चलता है, क्योंकि उन्होंने कैडर को ना इतना इन्वॉल्व कर रखा होता है ना। कोई ना कोई वर्कशॉप चल रही है, कोई कुछ चल रहा है, कोई कुछ चल रहा है। तभी तो वो बोलते हैं कि हम थका देते हैं। हाँ, वो थकाव इसलिए देते हैं, वो फौजी बनाते हैं उनको कि फौजी सोच ही ना सके कुछ और। हाँ, फौजियों से मेरे को याद आया, बीजेपी के साथ मेरा एक सवाल रहेगा कि आप अपने कैडर को चार्ज रखते हो, यस, है ना, जो आपके लिए सियासत की लड़ाई लड़ता है, और जो फौजी हैं जो हमारे देश के लिए लड़ते हैं, उनको आप 4 साल का कार्यकाल देते हैं। आपकी लड़ाई बड़ी है या देश की लड़ाई बहुत जरूरी है? और मौजूदा हालात में ये सवाल आपके साथ बनता है कि अग्निवीर आप लोग आके लेके आ जाते हैं, लेकिन सियासत के वीर आपको उस उम्र तक चाहिए जब तक कि उनकी जान ना निकल जाए। प्रैक्टिस देश के लिए भी जरूरी है, मजबूत ढांचा देश के लिए भी जरूरी है। आप लोगों की वजह से आज हमारे जो सिस्टम है, जो डिफेंस है, उसके ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। खैर, अब आते हैं जी कांग्रेस की तरफ। जी, दिलाना क्या बचा रहे हैं गरीबन गरीबी तो मुझे याद आया ना साहब, है कि कल रात को ना मैच था यहाँ पे ना, तो किंग्स 11 वर्सेस पंजाब किंग वर्सेस मुंबई इंडियन का मैच था। अब मुंबई इंडियन इज अंबानी, है ना, और पंजाब किंग्स इज प्रीति जिंटा। हालांकि नेस बाड़ी अभी अमीर आदमी है, ऐसा नहीं है, लेकिन एज कम्पेयर टू अंबानी। मैं प्रीति जिंटा जानता, बाड़ी बूटी मैं नहीं जानता। इशू ये है कि जब मैच खत्म हुआ या मैच शुरू हुआ, तो जो गाड़ियां आई होटल से, जो मुंबई इंडियन को गाड़ियां लेके गई वो गई मर्सिडीज, और जो प्रीति जिंटा की किंग्स को लेके गई वो थी अर्बेनिया, फोर्सी अर्बेनिया। नहीं, अर्बेनिया मत बोला, अर्बानिया बोलते, सारी भाषा भाई, अर्बानिया जगह। जो मुंबई इंडियन की टीम थी वो ठहरी हुई थी हयात में, जो किंग्स की टीम थी वो ठहरी हुई थी रेडिसन में, ठीक है। तो आप चीजों को समझो, कांग्रेस और भाजपा के बीच में भी यही है कि कांग्रेस अभी अर्बानिया है, प्रीति जिंटा की टीम में अर्बानिया नहीं कहने से मर्सिडीजन। चलो तो बीजेपी में जब चुनाव होते हैं ना, आपने, मुझे पता नहीं आपने इसको देखा या नहीं देखा, बीजेपी में जब चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव होता है, चाहे विधानसभा का चुनाव होता है, सारा फंड दिल्ली से रिलीज होता है, पार्टी हाईकमान से।
आपको अपने अकाउंट में 40 लाख रुपए जो भी फीस वो होती है इलेक्शन की, वो रखी होती है, वो आपको नहीं देने हैं। दिल्ली से 40 लाख रुपए या 50 लाख जो भी होती है वो आपके अकाउंट में दिल्ली से आएगा, जो सेपरेट अकाउंट इलेक्शन कमीशन खुलवाता है। आपका चुनाव प्रचार का सारा मटेरियल दिल्ली से आएगा, सेंट्रलाइज्ड आएगा, आपको कोई पोस्टर नहीं छपवाना है। सब जो आपने लोकल अपने लेवल पे पेनिट्रेशन करनी है वो एक अलग चीज़ है, बाकी सारा दिल्ली से आएगा, टोटली सेंट्रलाइज होता है। आपकी इलेक्शन कैंपेन दिल्ली से मैनेज हो रही है सब कुछ, ठीक है। आप मुझे बताओ कि कांग्रेस में ऐसा कहाँ होता है? मैं तो हंस रहा था कि कांग्रेस तो पहले बेचारे पैसे इकट्ठे करेंगे, क्योंकि दिल्ली पैसे देगा नहीं, दिल्ली के पास पैसे नहीं है, ठीक है। 4 स्टेटें हुई हैं, अभी 3 थी, अभी चौथी हुई है केरला, अभी ओथरी हुई। तो कांग्रेस के पास फंड कहाँ है? दिल्ली के पास कॉर्पोरेट फंड है। आपने देखा, मैंने एक अधीर रंजन का परसों एक वीडियो डाला फेसबुक पे अपनी, एक इंटरव्यू में वो बोलते हैं कि कहते हैं मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो बीपीएल हूँ, और मेरे को कोई व्यवसायी नोटों की बोरी दे दे तो मैं उसके गुण गाने शुरू कर दूंगा। तो इंटरव्यू वाले ने उसको पूछा कि भाई साहब, तो आप अंदानी और अंबानी को तो बड़ी कोसते हो अपने लोकसभा के अंदर। वो तो इसीलिए कोसते हैं क्योंकि हमें पैसे नहीं देते। तो बीजेपी और कांग्रेस में मेजर डिफरेंस। चलो मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ चल रहा हूँ। कांग्रेस के संगठन की तो बात क्या करनी, वो शरेआम नजर आ रहा है कि वो संगठन कहीं पे है ही नहीं, सिर्फ सरकार है, और सरकार में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है। सरकार में बकाया कोई मंत्री भी नजर नहीं आ रहा आज की डेट में। हर अगर अच्छा हुआ तो सुखविंदर सिंह सुक्खू, बुरा हुआ तो सुखविंदर सिंह सुक्खू। पूरी की पूरी कैबिनेट ऐश कर रही है, इसमें डिप्टी सीएम भी आ जाते हैं, इसमें तमाम मंत्री भी आ जाते हैं, इसमें तमाम चेयरमैन भी आ जाते हैं, सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन पिछले इंटरव्यू में आपने मेरे साथ एक बात डिस्कस करी थी, और उसको भी आप चबा गए थे उसी तरह से जिस तरह से मुद्दे जो है आज की डेट में सियासत से जुड़े हुए लोग चबा कर निकल जाते हैं। आपने कहा था कि मेरे पास एक ऐसा मुद्दा है जो कि डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के साथ जुड़ा हुआ है कि सांसें थम जाएंगी, है ना। मैं तो वैसे भी ऐबी कबाबी आदमी हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मेरी सांसें थम जाएं तो जो ऐब मैं करता हूँ उनसे छुटकारा मिल जाए। वो आज भी चबा जाऊंगा, वो आज भी नहीं बताऊंगा। डरते हैं, डरते हैं, डरते हैं, डरते हैं। शिवरिंग देखी नहीं कैसे हो रही है? हाँ, डरो। वो मुद्दा जो है वो भाई साहब सही समय पे निकले तो अच्छा है, ना निकले तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, ना निकले तो बहुत ही अच्छा है, निकले तो सही समय पे निकले, ये समय नहीं है उसके लिए। विल डिस्कस, अगर ऐसा मूड बाकी हो गए सारे, हमारा मूड बन जाएगा किसी दिन तो हम कर लेंगे चर्चा। ऐसा क्या है? ये चाय पे जो चर्चा भी हुई है, ये चाय भी इनकी तरफ से स्पॉन्सर थी। मैंने बोला था लंच करवा दो, तो पता नहीं करवाएंगे नहीं करवाएंगे, लेकिन इतना पक्का है कि अगले मेरे पास भी उतना बजट था जितना बजट किंग्स के पास है। किसके पास है? किंग्स के पास है। और कम से कम उनके साथ रवैया तो कर रहे हैं, मेरे पास भी वही है तमाम इनके साथ। और यहाँ पे एक चीज याद आ गई मेरे को कि लोगों को उम्मीद होती है ना कि पत्रकारों की बहुत ज्यादा चलती है, बहुत ज्यादा पासिस आते हैं। हमें ना, मेरे मुंह से असल शब्द निकलने लग पड़ा था, हमें कोई नहीं पूछता है कि भैया तुम्हें क्या चाहिए। हम लोग जाके खड़े हो जाते हैं जब हम लोगों की जरूरत इन लोगों को होती है, लेकिन जिस तरह से आप लोगों को कोई नहीं पूछता, उस तरह से हम लोगों को भी कोई नहीं पूछता है। तो बद अच्छे बदनाम बुरे, हम भी बदनाम हैं। बद है ये आप तय कर लीजिएगा, उसमें मैं नहीं रोकता। बदनाम है, मैं मानता हूं कि मैं खुद बदनाम हूं, लेकिन कभी किसी पत्रकार को ये मत कहिएगा कि यार तुम लोग इतने उनके साथ उठते बैठते हो, तुम्हारे पास तो बड़ा कुछ आया हो ना, हमारे पास कुछ नहीं आता है। तो जब हमारे पास कुछ आएगा नहीं तो फिर हमारे पास से जाएगा क्या? ठन गोपाल, है ना। तो ये तमाम चीजें हैं। तो जो कुछ एक मुद्दे थे वो आपके साथ डिस्कस करें, और जो इंटरनल, जिस तरह से मैंने पहले कहा था, ये इंटरनल इश्यूज हैं, लेकिन इनकी जो भड़ास.com होती है ना, ये पत्रकारों की भी है एक भड़ास.com। तो जो भड़ास.com का जो करंट है, जो उसकी सूचनाएं हैं, वो अब बाहर निकलने शुरू हो गई और बीजेपी के भीतर कैडर तक पहुंच चुकी है। और शायद यही वजह है कि आज भी कांग्रेस उसी तरह से राज कर रही है और बीजेपी ठीक उसी तरह से रिएक्ट कर रही है जिस तरह से उसको रिएक्ट करने की आदत है। एक सवाल और याद आ गया मेरे को, ये जब से सरकार बनी थी कंवर साहब, तो ये बोलते आज गई कल गई, है ना, गई 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 गई, है ना। तो जा तो नहीं रही, 1.5 साल लगभग अब बकाया बचा है। अब फिर बयान आ गया कि 1 साल पहले चुनाव हो जाएंगे, बीजेपी वालों को चाहिए क्या? ये इन्होंने कितना सुख दे लिया था पिछले 5 साल में, जो कांग्रेसियों ने उसमें 4 चांद लगा दिए, कांग्रेसियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। कहानी तो ये है कि ये भी उसी थाली के चट्टे बट्टे हैं, कांग्रेस भी उसी थाली की चट्टे बट्टे साबित हो रहे हैं। फिर ये जो सत्ता सुख है, ये इन कांग्रेसियों को क्यों चाहिए, इन बीजेपी वालों को क्यों चाहिए? जनहित से जुड़े मुद्दों पे ये लोग बात क्यों नहीं करते? जब भी बात करेंगे तो ये कहेंगे कि सत्ता बदल जाएगी, सताने के लिए हम लोग हैं, हम लोग तो नहीं बदले जाते।
देखो, मैंने पिछले इंटरव्यू में आपसे एक चर्चा की थी इसी बात को लेके कि जब तक जनता नहीं जागेगी सोए रहो, तब तक कुछ नहीं होना। ये सत्ता का जो परिवर्तन है, देखो हमने तमिलनाडु की बात की थी, तमिलनाडु में एक नया चेहरा आ गया विजय, क्योंकि वहां पे ऑप्शंस क्रिएट हुई। जब यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं क्रिएट होगी तो सत्ता तो बदलेगी, और सत्ता बदलने के लिए सारे घूम रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो। और किसी ने, देखो पब्लिक को ही काम नहीं चाहिए, पब्लिक को ही जनता को ही राजनीतिज्ञों से काम नहीं चाहिए। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि राजनीतिज्ञ थोड़ा घर जाके बोलेगा कि कोई काम तो नहीं है। जब आपको कोई काम ही नहीं है, आपको कोई, आप संतुष्ट है पॉलिटिशियनों से, तो फिर आप ऐसे चलेगा। नाराजगी तो आपकी है ना, नाराजगी आपके पास है ही नहीं, तो फिर क्यों परेशान हो? इलेक्शन कराओ, जीतो जिताओ, बस ऐश करो। जो जनता बोलती है ना, बिल्कुल सही बोलती है। खैर, इन तमाम मुद्दों पर अपनी राय दीजिएगा और खुलकर बोलिएगा। मैं गलत होऊंगा, कंवर साहब गलत होंगे, हमें भी बता दीजिएगा, ये मेरी विनती है, क्योंकि जब गलतियां होंगी तो ही सुधार होगा हमारा भी। तो इसकी उम्मीद तो मैं आपसे कर सकता हूँ, और अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। हर दुल्हन पाती है अपना परफेक्ट पीस यहाँ। फ्रॉम मल्हार ब्राइडल सेट्स टू टाइमलेस गोल्ड डिजाइन्स, हम हर ब्राइड को देते हैं ट्रस्ट, वैल्यू और स्टनिंग क्राफ्ट्समैनशिप। विजिट अस फॉर अ पर्सनलाइज्ड ज्वेलरी एक्सपीरियंस। हिमाचल में पहली बार भूषण ज्वेलर्स ला रहा है अक्षय तृतीया स्पेशल ऑफर, जिसमें गोल्ड प्राइस कम दिया जा रहा है, वो भी 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक पूरा हफ्ता। हिमाचल में ऐसा ऑफर आपको कहीं नहीं मिलेगा, चाहे शादियों की शॉपिंग करनी हो, नॉर्मल ज्वेलरी परचेज या इन्वेस्टमेंट के लिए। ये परफेक्ट टाइमिंग है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप भी आइए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।